अब यहाँ पे हम एक और नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो यहीं पे हमारा यूज होगा और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि सबसे पहली बात तो जब हम बात करें किसकी, फेलियर की, तो सॉइल में फेलियर कब होता है? जब आप सॉइल को देखते हो तो सॉइल का फेल होता है तो कब होता है वो? क्या वो टाउ मैक्स प्लेन पे फेल करता है? क्या वो सिग्मा एन मैक्स पे फेल करता है? या फिर इन दोनों के एक यूनिक कॉम्बिनेशन पे वो फेल करता है? बताओ इसका आंसर अगर आपको पता है तो बताओ मुझे। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी ये भी बोला है कि टाउ मैक्स पे फेल करता है या फिर सिग्मा एन पे फेल करता है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? जब आप यहां पे देख रहे थे, मैंने आपको पहले भी ये चीज क्लियरिफाई की है कि हम देखते हैं कि जब हम सिग्मा मैक्स की बात करते हैं तो यहां पे सिग्मा मैक्स कहां पे आएगा? यहां पे सिग्मा मैक्स आएगा जहां पे मैंने आपको यहां पे बना रखा है। और जब हम सिग्मा एन मैक्स की बात करते हैं तो वो भी वहां पे, वो भी क्या है, वहां पे टाउ मैक्स की कोई भी वैल्यू जो है नहीं होगी। यू नो वेरी वेल कि टाउ की वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा फेलियर प्लेन है जो इंक्लाइंड है और उस इंक्लाइंड पे सिग्मा एन और टाउ दोनों पॉसिबली दोनों क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, लाई करते हैं, यानी दोनों की वैल्यू वहां पे लाई करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है या फिर जो मटेरियल है वो किसी भी मैक्सिमम पे या फिर सिग्मा एन मैक्स पे फेल नहीं करता है, बल्कि वो कहां फेल करता है? एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन पे जाके वो फेल करता है जहां पे सिग्मा एन और टाउ की दोनों की क्या रहती है, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। ये चीज आपको मैंने बताया। अब क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंट से पता, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि सॉइल जो है वो फेल होती है। तो जो हमारा फेलियर प्लेन है, जो हमारा क्या है, जो हमारा फेलियर प्लेन है, उस फेलियर प्लेन पर जो शेयर है और नॉर्मल स्ट्रेस है, इनके बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होता है। सिग्मा एन और टाउ के बीच एक लीनियर रिलेशनशिप होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं मोहर कूलम फेलियर एनवलप। ये जो हमारा लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन द सिग्मा एन एंड द टाउ, दिस इज बीइंग नोन एज अ मोहर कूलम फेलियर एनवलप। अभी धीरे धीरे मैं चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बस अभी सुनते जाओ आप कि मोहर कूलम फेलियर क्या है। एक तरह का लीनियर रिलेशनशिप है किसके बीच? द सिग्मा एन एंड टाउ के बीच में। क्लियर हो गया? ठीक है ना। फिर आपको एक और चीज जाननी जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फेलियर एनवलप, है ना। और फेलियर एनवलप को बनाते कैसे हैं? तो पहले ये जानते हैं कि फेलियर एनवलप को हम बनाते कैसे। पहले क्या करते हैं, हम लैब में ट्राइएक्सियल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या फिर डायरेक्ट शेयर उसका हम इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट शेयर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर ट्राइएक्सियल टेस्ट का इस्तेमाल करके हम सॉइल के फेलियर पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? सॉइल के फेलियर पॉइंट हम क्या करते हैं, निकालते हैं। जब सॉइल क्या कर जाती है, टूट जाती है, और हर एक फेलियर टाइम पर हम क्या करते हैं, सिग्मा एन और जो हमारा शेयर है, इनकी जो वैल्यू है उसको हम कहां प्लॉट करते हैं, मोहर सर्कल में हम उसे बनाते हैं। मतलब क्या कि आपने क्या किया कि आपने फेलियर पॉइंट फाइंड आउट किया ट्राइएक्सियल टेस्ट से, तो आपने क्या निकाला, सिग्मा 1 एफ निकाला, नाउ द सिग्मा 3 एफ निकाला। आपने इसको प्लॉट किया ग्राफ में, आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो ये कब हो गया, जैसे आपने किसी सॉइल को तोड़ने की कोशिश की तो आपको ये दोनों चीज मिल गई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे ना बहुत सारे सैंपल लिए, और बहुत सारे सैंपल यानी 3 या 4 या 5 हमने कोई सैंपल लिए और इनको हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। इनको हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। ऐसे ऐसे हमने इन सबको प्लॉट कर दिया। हमने क्या किया, डिफरेंट सिग्मा 1 और सिग्मा 3, आपको पता है कि सिग्मा 3 को चेंज कर रहे हैं हम, है ना, सिग्मा 1 को चेंज कर रहे हैं, तो उससे क्या पता चलेगा हमको, उससे हमको डिफरेंट मतलब एक ही सॉइल के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोहर सर्कल है वो हम प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो हम ऐसे करेंगे। अब ये जो सैंपल है, ये सैंपल हमें डाटा देगा। अब ये जो डाटा है हमने इसको प्लॉट कर दिया ग्राफ में। अब जनरली हमारे क्या बनाना है, हमारे बनाना है मोहर सर्कल, हमें मोहर फेलियर एनवलप ड्रॉ करना है। तो मोहर फेलियर एनवलप हम कैसे ड्रॉ करते हैं, हम ना ये जो सर्कल है यहाँ पे हम ना एक कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपने ये प्लॉट किया ग्राफ, ठीक है, मान लेते हैं कि पहली टाइम पे आपके पास कोई भी सिग्मा 3 की वैल्यू आई फेलियर टाइम पे और कोई ना कोई सिग्मा 1 की वैल्यू आई आपको फेलियर टाइम पे। फिर आपने क्या किया, आपने सिग्मा 3 को चेंज कर दिया। अब सिग्मा 3 को चेंज कर दिया आपने, तो अब आपको पता है कि दूसरी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, सिग्मा 3 और सिग्मा एफ दोनों अलग अलग वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमने अलग वैल्यू बना दी। फिर आपको पता चला कि हमने एक और वैल्यू निकाली है सेम सैंपल के लिए। जब भी हम सॉइल को देखते हैं ना, तो एक ही सैंपल के लिए हम बहुत सारे फेलियर पॉइंट और बहुत सारे स्ट्रेसेस पे जाके देखते हैं कि वो फेल कहां पे कर रही है। तो अगर जो मुझे क्या बनाना है, मुझे फेलियर एनवलप बनाना है, तो फेलियर एनवलप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ना लाइन बनाऊंगा जो टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं हम सभी सर्कल को टच करते हुए, और यही हम क्या होता है, इट इज बीइंग नोन एज अ फेलियर एनवलप, मोहर फेलियर एनवलप। इन्हीं सभी सर्कल को टच करते हुए ओरिजिन से लेंगे ना, क्योंकि सैंड जो है, सैंड में कोहेजन क्या होता है, 0 होता है, और y का इंटरसेप्ट क्या होता है, y का इंटरसेप्ट कोहेजन बोला जाता है, ठीक है ना। जो y का इंटरसेप्ट है वही क्या कहलाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कोहेजन। तो यहां से ओरिजिन से हमने यहां से लिया और सभी कॉमन टेंजेंट, सभी सर्कल का एक कॉमन टेंजेंट बनाया, और इसी कॉमन टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग नोन एज अ, क्या बोलते हैं इसको, फेलियर एनवलप बोलते हैं, फेलियर एनवलप इसे हम
बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब इस फेलियर एनवेलप की जो मैंने आपको क्या बताया था कि सिग्मा एन और जो टाउ है उन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसी को हम बोलते हैं मोर कूलम फेलियर एनवेलप। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी, किसके लिए मिलेगी, ये हमारे को ये एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी किसी भी एक सैंपल के लिए जिसमें आपने ट्रायक्सल टेस्ट किया है और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा 3f या सिग्मा 1f पे आपने उन्हें फेल करने की कोशिश की है। और जैसे आपने फेल करने की कोशिश की है तो आपको देखने को मिला कि सेम सैंपल के लिए आपको डिफरेंट क्या देखने को मिल रहे हैं, मोर सर्कल देखने को मिल रहे हैं। और जैसे ही हमने ये ड्रॉ कर दी किसी एक ग्राफ में, तो एक ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो हमें एक कॉमन टेंजेंट देखने को मिलेगा, उसी कॉमन टेंजेंट को जो इस सर्कल को टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को टच करेगा, मतलब एक कॉमन टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो इन्हीं सबको टच करते हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फेलियर एनवेलप बोलते हैं। समझ में आया आपको जो भी मैंने बोला। इस फेलियर एनवेलप की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, दिस इज द टाउ एफ सी प्लस सिग्मा 10 फाई, यही क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है द फेलियर एनवेलप। ठीक है, जहां पे आपको पता है कि सी क्या है, कोहेजन है, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच का जो भी बॉन्ड है। फाई क्या है, इट इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कितना एंगल डेवलप, कितना फ्रिक्शन जो है वो डेवलप होता है जब हमारी स्लाइडिंग होती है। और जो सिग्मा एन है, यू नो वेरी वेल कि क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, कोहेजन के बारे में पता है। और दिस इज द, ये क्या है, टाउ एफ क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो है इट इज मीन्स दैट कि फेलियर प्लेन पर कितना शेयर स्ट्रेस है, फेलियर प्लेन पर कितना शेयर स्ट्रेस है, ये है कि कितना शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है फेलियर प्लेन पे। ये कौन दिखा रहा है मुझे, टाउ एफ दिखा रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बोला, या फिर इसको टाउ एफ लिखो या फिर क्या बोल सकते हैं, टाउ एफ एफ भी बोल सकते हैं। आप इसको दोनों तरीके से दिखा सकते हो। मैंने बताया कि एफ एफ क्या है, एट द टाइम ऑफ द फेलियर, इसको टाउ एफ एफ ही लिखो आप। ठीक है ना, कि टाउ एफ एफ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन 10 फाई। आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, फेलियर एनवेलप फाइंड आउट कर रहे हो। उसकी इक्वेशन क्या है कि टाउ एफ एफ यानी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एट द टाइम ऑफ द फेलियर ऑन अ फेलियर प्लेन विल बी इक्वल टू द कोहेजन जो बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स है प्लस द नॉर्मल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय द 10 एंड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये सब किसकी इक्वेशन है, इट इज द फेलियर एनवेलप इक्वेशन। समझ में आया सब कुछ। अच्छा, जब आप शेयर की वैल्यू को देखते हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो शेयर की वैल्यू है वो है फेलियर एट द टाइम, शेयर मतलब ये कब देख रहे हैं हम, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ द फेलियर, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ द फेलियर देख रहे हैं। तो ये जो हमने अभी बोला कि फेलियर एनवेलप हम बना रहे हैं, मैं भी बताऊंगा क्या होता है फेलियर एनवेलप। तो जब हम फेलियर एनवेलप को हम बना रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इसका रीजन क्या है बनाने का। देखो, सबसे पहली बात, इसका मेन रीजन ये है कि हमें ये बता रहा है कि जो हमारा सॉइल है ना, सॉइल, अब जो सॉइल की स्ट्रेंथ है, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नॉर्मल पे भी, नॉर्मल, और किस पे डिपेंड कर रही है वो, हमारा शेयर स्ट्रेस, यानी नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों पे डिपेंड करती है सॉइल की स्ट्रेंथ। इतनी चीज तो आपको क्लियर है। ये चीज मैंने आपको पहले बता रही है किस पे डिपेंड कर रही है वो, एक तो सॉइल की, मतलब फेलियर एनवेलप ड्रॉ करने का रीजन क्या है वो हमारे को बता रही है कि सिग्मा एन और जो शेयर स्ट्रेस है और जो हमारा नॉर्मल है, इन दोनों की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी और वही वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू रहेगी ना। मैं ऐसा नहीं बोल सकता जो हमारी सॉइल है वो टाउ मैक्स पे फेल कर रही है। क्या मैं बोल सकता हूं कि टाउ मैक्स पे फेल कर रही है हमारी सॉइल? डेफिनेटली नॉट। वी कैन नॉट सी कि टाउ मैक्स पे वो फेल कर रही है। तो हमारी सॉइल फेल कहां कर रही है, वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो सिग्मा एन और टाउ के बीच में है। इन दोनों के एक सिग्निफिकेंस आप ध्यान से देखोगे, आपने जो ड्रॉ किया है वो टाउ मैक्स पे नहीं ड्रॉ किया, टाउ मैक्स ये है इन सबका। तो टाउ मैक्स पे भी आपने क्या नहीं किया है, यहाँ पे एक जो है फेलियर एनवेलप नहीं ड्रॉ किया, आपने कहां ड्रॉ किया है, वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन पे जो कि सिग्मा एन भी है यहाँ पे प्रेजेंट और हमारा सिग्मा एन भी और टाउ भी हमारा प्रेजेंट है। जैसे कि फेलियर पेन को आप देख के बता सकते हो कि सिग्मा एन की वैल्यू भी है और टाउ की वैल्यू भी है। तो इस चीज समझनी आपको जरूरी है कि ये क्या है, पॉजिटिव टाउ मैक्स है, ये क्या है, नेगेटिव टाउ मैक्स है। ठीक है ना, जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है ना हमारे पूरे सर्कल का, तो वही क्या होता है, हमारा टाउ मैक्स होता है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है ना। अच्छा, रीजन क्या है कि फेलियर एनवेलप को ड्रॉ करने का रीजन क्या है, वो हमारे को ये चीज बताता है कि जो सॉइल है, सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों पे डिपेंड करती है। जब भी हम बात करेंगे अप्लाइड स्ट्रेस की, तो अप्लाइड स्ट्रेस मतलब एनवेलप की अगर मैं बताऊं, एनवेलप की जो खूबियां हैं वो मैं आपको बताऊं, तो आपको एक दो चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। क्या, जब भी हमारा अप्लाइड स्ट्रेस, जो भी आपने अप्लाइड स्ट्रेस किया है, जो भी आपका अप्लाइड स्ट्रेस है, अगर अप्लाइड स्ट्रेस एनवेलप के ऊपर चला गया, अगर अप्लाइड स्ट्रेस एनवेलप के ऊपर चला जाए, अगर वो क्या कर जाए, ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या है, सॉइल वहां पे फेल कर रही है। क्या बोलेंगे इसका मतलब, कि सॉइल फेल कर जाती है, कर जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उस पॉइंट पे जो हमारा, देखो यहां पे सॉइल फेल कर रही है, यहां पे सॉइल फेल कर रही है, यहां पे सॉइल फेल कर रही है, तो जब यहां पे सॉइल फेल कर रही है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये करना पॉसिबल है, बताओ मुझे। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये वो शेयर स्ट्रेंथ है जहां पे सॉइल फेल कर रही है। तो जब सॉइल ही फेल करगी, तो क्या तुम मोहर सर्कल बना सकते हो? क्या ये पॉसिबल प्लेन बन सकते हैं उस पॉइंट पे? बताओ, क्या ये पॉसिबल प्लेन बन सकते हैं? तो ये सब जो प्लेन हमारे एनवेलप के ऊपर होंगे ना, ये क्या होंगे, हमारे इमेजिनरी प्लेन्स, इमेजिनरी मोहर सर्कल। क्या होगा, ये इमेजिनरी मोहर सर्कल होगा। क्योंकि देखो ना, आप बोल रहे हो कि मैं 5 घंटे पढ़ सकता हूं, ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूं कि आपने 5 घंटे, आप सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ सकते हो और आपकी सारी एनर्जी जो है खत्म हो जाएगी।
5 घंटे के बाद आपकी सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं कि अब तुमको 8 घंटे तक पढ़ना है और मुझे उसका रिजल्ट भी देना है। 8 घंटे पढ़ोगे, आप उसका रिजल्ट दोगे। तो जब बोल रहे हो कि पांच मतलब ऐसे समझो कि 5 बजे तक ही मैं पढ़ सकता हूं, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 8 बजे आपको बोलूं कि 8 बजे आपका हो गया कंप्लीट, ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं आपको। तो 5 घंटे की जो स्टडी है वो आप 5 घंटे में कर सकते हो। यू कैन नॉट डू इन 8 आवर्स। वैसे ही क्या है कि मोहर सर्कल बोल रहा है कि यहां तक तुम्हारी सॉइल जो है वो ठीक है, यहां तक तुम्हारी सॉइल क्या है, मतलब यहां इससे नीचे जितना भी इससे जो फेलियर एनवेलप है ना, इसके नीचे जो भी सॉइल रहेगी वो क्या रहेगी, सेफ रहेगी, और इसके ऊपर जो सॉइल रहेगी वो क्या रहेगी, अनसेफ रहेगी। यानी वहां पे फेलियर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो हमारे पॉइंट है ना, ये क्या दर्शा रहे हैं कि इस पॉइंट पे सॉइल फेल कर रही है, इस पॉइंट पे सॉइल फेल कर रही है, इस पॉइंट पे सॉइल क्या कर रही है, फेल कर रही है। तो यहां पे अगर जो सॉइल हमारी फेल कर रही है तो मैं तुम्हारे को फेल कर रही है तो तुम क्या और लोड लगा सकते हो? डेफिनेटली नॉट। आप और लोड लगाओगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे और लोड लगा भी दोगे तो हमारी सॉइल ही फेल कर चुकी है। तो उस लोड का लगाने का फायदा क्या हुआ? मतलब आप ऊपर से लोड लगाते जा रहे हो, 10 लोग 15 लोग ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हो, सॉइल नीचे फेल कर गई, सॉइल नीचे फेल कर गई, स्ट्रक्चर आपका खराब हो गया, टूट गया स्ट्रक्चर, अनइवन सेटलमेंट देखने को मिली। अब आप बोलो मैं और लोड लगा रहा हूं, और लोड लगा रहा हूं, तो ये क्या पॉसिबल है, क्या फिजिबल है? ये नहीं है। तो वही चीज मेरे को ये भी बताता है कि जैसे ही आपको ये पता लग गया कि सॉइल जहां पे फेल कर गई है, तो फेलियर एनवेलप हमारे को यही चीज दिखा रहा है कि सॉइल जो है वहां पे फेल कर चुकी है, उस पॉइंट पे सॉइल जो है हमारी क्या कर चुकी है, फेल कर चुकी है। तो आप क्या बोलोगे कि फेलियर एनवेलप से जो नीचे रहेगा वो सेफ रहेगा, और फेलियर एनवेलप के ऊपर जो भी हमारा अप्लाइड स्ट्रेस है वो अगर उससे ऊपर चला गया तो मतलब सॉइल क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। क्लियर हो गया? इसीलिए क्या हुआ, जो मोहर फेलियर एनवेलप है वो यूज क्यों किया जाता है? वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि प्रैक्टिकल केसेस में हम ये प्रेडिक्ट कर सके जो हमारा फेल होने की जो कंडीशन है वो क्या होगी। ठीक है ना? अगर आप फेलियर एनवेलप बना रहे हो तो ये बता रहा है हमारे को, क्या बता रहा है ये, कि हमारी सॉइल यहां पे फेल करेगी, ये उसकी शेयर स्ट्रेंथ है एट द टाइम ऑफ द फेलियर। और आपने और स्ट्रेस बढ़ा दिया तो क्या वो पॉसिबल है, क्या वो फिजिबल है? डेफिनेटली नॉट। अगर जो आप इस फेलियर एनवेलप के ऊपर जाओगे तो सॉइल हमारी पॉसिबल है ही नहीं, सॉइल जो है वो बनना पॉसिबल है ही नहीं इसके आगे। ठीक है ना? वही चीज मैंने यहां पे बताई। तो क्या हमें करना पड़ता है, जब आप फेलियर एनवेलप बनाते हो ना, तो उसको बनाने के बाद हमें लैब की जो रिजल्ट है फॉर सी और जो फाई है वो निकालना होता है। सी और फाई को हमें क्या करना पड़ता है, निकालना होता है। बस आपको 3-4 चीजें जानना जरूरी है कि इसका मेन रीजन क्या है, कि सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस दोनों पे डिपेंड करती है। जब अप्लाइड स्ट्रेस एनवेलप के ऊपर चला जाता है तो सॉइल क्या कर जाती है, हमारी फेल कर जाती है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर क्या है, यहां पे लिख भी देता हूं, क्योंकि उस पॉइंट पे जो बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं हमारे, उस पॉइंट पे हमारे बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, पार्टिकल उस पॉइंट पे क्या करने लग जाते हैं, स्लाइड करने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? मतलब वहां पे क्या हो रहा है, शेयर फेलियर हो रहा है, या फिर शेयरिंग फेलियर। ठीक है ना? तो क्या बोलोगे कि जब भी आप अप्लाइड स्ट्रेस जो है आपका वो एनवेलप के ऊपर चला जाता है तो सॉइल फेल कर जाती है, क्योंकि उस पॉइंट पर बॉन्ड जो वो ब्रेक होने लग जाते हैं और स्लाइड होने लग जाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग फेलियर बोलते हैं। क्लियर हो गया? मतलब उसको हम शेयरिंग फेलियर बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है? इसलिए जो मोहर फेलियर एनवेलप है ना, जो हमारा क्या है, मोहर फेलियर एनवेलप वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि प्रैक्टिकल केसेस में हम प्रेडिक्ट कर सके कि सॉइल कितनी फेल करेगी, किस पॉइंट पे वो फेल करेगी। वो कंडीशन को कौन दिखाता है हमारे को, मोहर फेलियर एनवेलप दिखाता है। ठीक है ना? और तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको फेलियर एनवेलप बनाना है, फिर लैब के रिजल्ट से हमारे को सी और फाई निकालना होता है, बस यही करना है। ठीक है? समझ में आया कि कैसे करना है? अगर जो तुम्हें नहीं पता लगा मैं दोबारा से बता दूं एक बार, हमारे को कुछ नहीं करना, हमारे को ट्रायक्सियल टेस्ट या फिर जो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है उसके बाद हमारे को क्या करना है, हमारे को मोहर सर्कल बनाना है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, हमारे को फेलियर जो हमारे पास टेस्ट है सिग्मा 1 और सिग्मा 3, उन दोनों के बेसिस पे हमें क्या बनाना है, मोहर सर्कल बनाना है। और सभी जो हमारे फेलियर मोहर सर्कल के ऊपर हमारे को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, जो सर्कल को सिर्फ क्या करेगी, टच करेगी। और ये जो टच करने के बाद हमको क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। ठीक है? क्लियर हो गया? अब ये जो टेंजेंट है यही क्या होगा, हमारा मोहर कूलम फेलियर एनवेलप होगा, इसको पूरा मोहर कूलम फेलियर एनवेलप भी बोलते हैं। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, ये सिर्फ सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है ना? ये बात याद रखना। और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टाउ एफएफ विल बी इक्वल टू सी सिग्मा एंड tan फाई होता है। ठीक है? जहां पे फाई क्या है, इट इज द इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, सिग्मा क्या है हमारे पास, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, सिग्मा एन लिख दो इसको। ठीक है ना? नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, सी इज द कोहेजन जो पार्टिकल्स के बीच में, टाउ एफएफ इज द शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ द फेलियर ऑन द फेलियर प्लेन। क्लियर हो गया सब कुछ जो मैंने आपको बताया? बस इसमें एक दो चीजें जो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं नोट पॉइंट पे लिख देता हूं उसको, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। आपको पता है ना, मैं जो भी चीज बताता हूं फिर बाद में रेफरेंस से हिसाब से आगे बोलता हूं, तो अभी समझ लो कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज आएगी जिससे रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा कि इन दोनों को रिलेट करना जो है आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। मोहर फेलियर जो आपका एनवेलप होता है, मोहर फेलियर एनवेलप जब आप बनाते हो ना, तो बनाते टाइम जो आप टेंजेंट बनाओगे ना, वो क्या नहीं होना चाहिए, कहां से ज्वाइन नहीं होना चाहिए, नॉट मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पॉइंट से लाइन ज्वाइन
ठीक है ना, करोगे क्या बोल रहा है ये कि जब आप मोहर फेलियर एनवेलप को ड्रॉ करोगे तो उस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंट बनाओगे आप, तो वो कहां से नहीं होना चाहिए, नॉट अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पॉइंट कौन सा है, दिस टाउ मैक्स से नहीं करोगे आप, कहां से करोगे आप, एक दो कॉम्बिनेशन है जो सिग्मा एन और टाउ के बीच में रहता है। आपको यहां से नहीं लग रहा है, पता है, यहां से देखो फेलियर प्लेन कहां आ रहा है, जहां सिग्मा एन टाउ की दोनों की क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या वो टाउ मैक्स पे आ रहा है, डेफिनेटली नॉट। क्या वो सिग्मा एन नॉर्मल पे आ रहा है, डेफिनेटली नॉट। तो आपको पता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। और मोहर फेलियर एनवेलप क्या नहीं है, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो पॉइंट है वहां से कनेक्ट होकर कोई भी टेंजेंट नहीं बनता है, ठीक है ना। आप अगर इस तरह से बनाओगे कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, और आप बोलो कि मैं इनके मैक्सिमम पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया आपको मैंने जो भी बोला, अब ये फ्यूचर में आपके काम आएगा। तो इसी तरह से आपको काटा मारना है कि आपने देखना है, फिर उसके बाद बोलना है दिस इज द रॉन्ग वे, दिस इज द रॉन्ग वे। बहुत ध्यान से रखना है इसको अपने दिमाग में। तो इन सब से आप क्या बोल सकते हो कि मोहर फेलियर एनवेलप जनरली है क्या, कि मोहर फेलियर एनवेलप क्या बोल रहा है, क्या दिखाता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये हमको बताता है कि सॉइल जितनी स्ट्रेस हैंडल कर सकती है उसकी एक बाउंड्री है जो मोहर एनवेलप से दिखाई देती है। क्या बोल रहा हूं मैं कि सॉइल जितनी स्ट्रेस हैंडल कर सकती है उसकी एक बाउंड्री है जो मोहर एनवेलप से दिखाई देती है। तो मोहर फेलियर एनवेलप क्या है, एक तरह की ऐसी बाउंड्री है कि जिसके ऊपर सॉइल गई तो सॉइल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, और उसके ऊपर अगर एग्जिस्ट भी करेगी तो इट विल बी नोन एज इमेजिनरी, और जैसे ही उसके नीचे होगी इट विल बी सेफ। यानी फेलियर एनवेलप क्या है, एक तरह की ऐसी बाउंड्री है कि हम नहीं चाहते हमारा जो स्ट्रेस अप्लाइड स्ट्रेस है, ये क्या है, अप्लाइड स्ट्रेस है ना ये सब कुछ, तो हम नहीं चाहते कि अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो क्या ना हो, वो इस फेलियर एनवेलप के ऊपर ना चला जाए। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, तो सॉइल फेल कब करती है, जो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट होती है, जो भी उसकी परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट होती है, जब वो परमिसिबल स्ट्रेस लिमिट को पार कर जाती है, क्या पार कर जाती है, उसकी अप्लाइड स्ट्रेस, जो भी उसमें अप्लाइड स्ट्रेस लगी है, जब उसको पार कर जाती है तभी तो फेलियर होता है ना, तभी तो क्या होता है, फेलियर होता है। तो ये जो परमिसिबल शेयर लिमिट है वो कौन दिखा रहा है, हमारा मोहर फेलियर एनवेलप दिखा रहा है। समझ में आया आपको सब कुछ जो भी मैंने बताया। तो इस केस में हमारा शेयर की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस केस में शेयर की वैल्यू विल बी इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन tan फाई के क्या होगी, वो बराबर होगी। क्लियर हो गया। और क्या बोला था मैंने कि इमेजिनरी से ऊपर है, तो इसको भी लिख देते हैं कि इमेजिनरी से अगर जब वो ऊपर होगी तो क्या मतलब है इसका, बेसिकली जब हम बात करें किसकी, अगर हम बोले कि मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप की अगर मैं बात करूं, तो मोहर सर्कल फेलियर एनवेलप के ऊपर आ जाता है। मतलब मैं बोल रहा हूं कि मोहर सर्कल, अगर कोई भी मोहर सर्कल है ना, यहां पे लिखो कोई भी मोहर सर्कल अगर जो फेलियर एनवेलप के ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉइल की जो शेयर स्ट्रेंथ है, मतलब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से ज्यादा सॉइल स्ट्रेंथ की ज्यादा हो गई है ना, हो गई है, और सॉइल फेल हो चुकी है, ऑलरेडी फेल हो चुकी है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, या इमीडिएटली TEL है ना, इमीडिएटली क्या करेगी, वो फेल होने वाली है, जो प्रैक्टिकली क्या होगा, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्यों ऐसा इम्पॉसिबल क्यों है, बिकॉज जो सॉइल है वो फेल होने के बाद और स्ट्रेस को ले पाएगी क्या, नहीं ले पाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि बिकॉज सॉइल फेल होने के बाद या फिर फेल होने के बाद लिख देना, यहां पर फेल होने के बाद और स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको जो मैंने बताया कि मोहर फेलियर एनवेलप जनरली है क्या,
सॉइल ऊपर चली जाएगी तो क्या वो स्ट्रेस ले पाएगी उसके बाद? डेफिनेटली नॉट। जैसे ही वो चली जाएगी ऊपर, मतलब फेल हो गई है, तो फेल होने के बाद स्ट्रेस लेना वो लाजमी है ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। देखो मैं इसलिए बार बार बताता हूँ ना, क्योंकि ये ना कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, कई को समझ में आ जाता है जल्दी, कई को नहीं आता है, इसलिए मैं लिखता भी हूँ साथ में बोलता भी हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। क्लियर हो गया जो मैंने यहाँ पे बताया? तो आगे देखते हैं। तो बताओ मुझे कि अगर जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, इस जगह पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि बताओ इनमें से मोहर, फेलियर, एनवलप कौन सा होगा? कौन सा वाला मोहर, फेलियर, एनवलप होगा? आपको पता है ना मोहर, फेलियर, एनवलप है क्या जनरली? वो फेलियर के टाइम पे क्या दिखाता है? वो बिल्कुल टेंजेंट दिखाता है। तो बताओ 1 2 3 4 कौन सा वाला इसमें मोहर, फेलियर, एनवलप होगा? क्या वो 4 होगा? क्या वो 2 होगा? कौन सा वाला होगा इसमें से? सोचो कौन सा वाला होगा? जिसको 2 लग रहा है वो बताओ क्यों लग रहा है, और जिसको 1 लग रहा है वो बताओ क्यों लग रहा है? बताओ। तो यहां पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है? यहां पे सबसे पहले ये देखने की बात है कि हम सिग्मा 3 कौन सा ले रहे हैं। ये हम एट द टाइम ऑफ द फेलियर ले रहे हैं। जब हम सिग्मा 1 लिखा था हमने यहां पे, तो हम भी कम ले रहे थे, फेलियर के टाइम पे ले रहे थे। तो यहां पे भी जब मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने क्या बोला था कि जब हम फेलियर एनवलप की बात करेंगे तो वो कौन सा है? वो शेयर स्ट्रेंथ को दिखा रहा है एट द टाइम ऑफ द फेलियर को। तो वो क्या है क्या बेसिकली? वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? हमारा मोहर कूलम फेलियर एनवलप का। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारा किसका है? अच्छा, लीनियर बोला इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑलवेज लीनियर रहता है, ये नॉन लीनियर भी रहता है, नॉन लीनियर भी रहता है, ये कर्व लाइन में भी आ जाता है, ठीक है ना। अभी के लिए ये ऐसे दिख रहा है बिकॉज हम सैंड की बात कर रहे हैं। अगर हम कोई और चीज की बात करते हैं तो वहां पे नॉन लीनियर भी आ जाता है, कर्व्ड भी आ जाती है ये मोहर सर्कल फेलियर। तो ये मत समझ लेना कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। समझ में आया आपको ये चीज? इसको कभी ध्यान में मत रखना है, समझ सोचना कि ये लीनियर ही आएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था तो बच्चों ने लीनियर ही उसको टिक किया था, तो लीनियर मत टिक करना उसको, ठीक है ना। पर एक और चीज यहाँ पे कि कौन सा सबसे सही होगा यहाँ पे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फेलियर प्लेन। तो फेलियर प्लेन के लिए क्या होगा? ये जो हमारा मोहर सर्कल है वो फेलियर एनवलप, मोहर कूलम फेलियर एनवलप को टच करेगा, मतलब वो फेलिंग की कंडीशन पे है, वो फेल हो रहा है उस पॉइंट पे। तो हम बोलेंगे कि जो हमारा मोहर फेलियर एनवलप है ना वो 2 होगा, ना वो 3 होगा, ना वो 4 होगा, वो क्या होगा? 1 वाला होगा। समझ में आया आपको कि मोहर फेलियर एनवलप किस तरह से आया यहाँ पे और क्यों आया? ये जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोहर कूलम फेलियर ये क्यों आया यहाँ पे। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए तो सब पता लग गया ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि मोहर फेलियर एनवलप क्या है बनाने टाइम नोट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट इसको ध्यान में रख लेना हमेशा, ठीक है ना। सॉइल जितनी स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है उसकी एक बाउंड्री है जो मोहर एनवलप से दिखाई देती है। तभी मैंने हिंदी में लिखा बिकॉज आपको बाद में ना पढ़ने में इजी रह जाएगा। आप जैसे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसका ये मतलब है, तो बस आपको पता लग जाएगा। जब चीजें समझ में आ जाती है तो सब कुछ इजीली हो जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो मोहर कूलम फेलियर क्या है, क्यों 1 आया, ये सारे रीजंस जो है आपको खुद लिखने हैं और खुद बताने हैं कि वो क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है। क्लियर हो गया? और 1 2 3 4 क्यों रॉन्ग है, क्यों राइट है, ठीक है ना। तभी तो मैंने सिग्मा 1 F लिखा था और सिग्मा 3 F लिखा था, क्योंकि फेलियर के टाइम पे ही हम मोहर सर्कल बना रहे हैं और वहां पे हम उसकी जाके क्या बना रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर हो गया? टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अभी तो हमने सिर्फ एक सिंगल ही किया है ना, लेकिन मोहर फेलियर एनवलप कब आएगा? मोहर फेलियर एनवलप हमें लैब से मिलेगा कि ये इस सॉइल के लिए ये है जी इसका मोहर फेलियर एनवलप। अब आप अप्लाइड स्ट्रेस को उसकी शेयर स्ट्रेंथ से कम ही रखो ताकि सेफ रहे सॉइल। उससे बढ़ाओगे तो अनसेफ रहेगी, इंपॉसिबल होगा स्ट्रेस को इतना लेने का, तो सॉइल वहां पे क्या करेगी? फेल करेगी। तो मेरे को लैब से पता चलता है ये सब कुछ, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हो? आप अप्लाइड स्ट्रेस लगाते हो, मतलब हम इसकी पूरी लिमिट तक जाना चाहते हैं कि यहां तक शेयर स्ट्रेंथ है तो यहीं तक हम जाना चाहते हैं, तो आप जितनी भी उसकी पॉसिबल प्लेन्स है वो मोहर सर्कल में प्लॉट करके आप इजिली उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर जैसे आपने मोहर फेलियर एनवलप बनाया, यू हैव टू फाइंड आउट क्या? सी और एफ को निकालना है। सी और एफ को कैसे निकालना है वो मैं आगे बताऊंगा। सी और एफ को निकालना और डायरेक्टली आपको क्या पता लग जाएगा कि आपको मोहर कूलम फेलियर क्या है, आपको सी और एफ की वैल्यू क्या है, दोनों मिल जाएगी। समझ में आया सब कुछ? किसके लिए यूज करें? सैंड के लिए कर रहे हैं यूज, ठीक है ना। सी क्या होता है? ये वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे अगर जो मैं एंगल की बात करूं तो हमारे पास जो ये मोहर फेलियर एनवलप है इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या होगा बताओ? ये है, दिस इज द बीटा मैक्स, ठीक है। बीटा मैक्स क्यों है? बीटा मैक्स बताओ मुझे, बीटा मैक्स क्यों है? यहाँ पे क्या होता था बीटा मैक्स? बीटा मैक्स क्या होता था? इट इज द एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी। और एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी में क्या बताता है कि बीटा मैक्स ये ऐसा केस है जब हमारा सिग्मा आर बहुत ज्यादा झुका हुआ होगा शेयर की तरफ, यानी बीटा की वैल्यू कितनी, बीटा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, मतलब शेयर की कंपोनेंट को और यानी स्लाइडिंग, जो स्लाइड करना चाह रहा है इसको, उसके कंपोनेंट में एड ऑन करता है और फेलियर होने की पूरी चांसेस है। तभी हम क्या बोलते हैं? बीटा मैक्स मिलता है। वही केस यहाँ पे कि बीटा मैक्स क्या हो गया? मोहर कूलम फेलियर एनवलप है, जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे हमारा स्लाइड होने की पूरी टेंडेंसी है। दैट इज वाई इसका नाम क्या है? इसका एंगल क्या है? ये इट इज द एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी, दैट इज द बीटा मैक्स। इक्वेशन क्या होगी इसकी? इक्वेशन मैंने आपको बता दी, इसकी क्या इक्वेशन होगी?
नाउ हमारे को क्या निकालना है, एक और बच गया था यहाँ पे, क्या है, दैट इज द 2 थीटा सी, ठीक है ना, 2 थीटा सी। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, एक और, एक तो क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन भी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो यहीं पे फाइंड आउट कर ले क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन का क्या वैल्यू रहती है जनरली। तो इसके लिए ऐसे करते हैं हम, यहाँ पे फेलियर एनवलप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर, ठीक है ना, यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं हम परपेंडिकुलर टू द सेंटर, और लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया बी, लेट अस अज्यूम ये क्या है, बी है, ठीक है। तो हमने यहां से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया, और हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ले लिया ओ बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया। तो इस ओबीसी ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, फ्रॉम द मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसिस था वहां से इसका वैल्यू क्या होगा, अगर जो नॉर्मल में थीटा होता है तो यहाँ पे कितना होता है, वो 2 थीटा होता है, और मान लेते कि क्रिटिकल एंगल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 थीटा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 2 थीटा सी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये थीटा है थीटा सी है तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 थीटा सी हो जाएगी। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इन द ट्रायंगल, लेट अस से कि इन द ट्रायंगल क्या, ओबीसी ट्रायंगल देखते हैं, तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, यहां पे लिख देना क्या, ऊपर लिख देना क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन, अगर जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं फेलियर प्लेन दैट इज द थीटा सी, ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो इन द ट्रायंगल ओबीसी, हम क्या बोल रहे हैं कि ओबीसी ट्रायंगल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ प्लस ट्रायंगल बी प्लस ट्रायंगल सी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इतना क्लियर हो गया, 180 डिग्री है। तो ट्रायंगल ओ क्या है यहाँ पे, दैट इज द बीटा मैक्स, तो हम ट्रायंगल बी को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, बीटा मैक्स है, प्लस बी क्या है यहाँ पे, बी तो 90 डिग्री हम जानते हैं, तो ए हो गया 90 डिग्री, प्लस सी क्या है यहाँ पे, तो सी तो ये वाला हो गया, तो ये बाहर वाला कितना है, दैट इज 2 थीटा सी है, और ये ओवरऑल कितना है 180, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 180 माइनस 2 थीटा सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, थीटा सी के लिए सॉल्व करना है तो थीटा सी के लिए सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बीटा, इसको यहाँ पे ले लेते हैं क्या, थीटा सी इज इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, बीटा मैक्स, ठीक है ना, इसको इधर नहीं, ये वाली चीज मैं उधर ले जाता हूं और इसको मैं इधर ले आता हूं, तो कितना हो जाएगा, बीटा मैक्स तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और ये क्या है 180 प्लस 180 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको 90 180, और ये माइनस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 0, ये 0 हो गया, और यहां से 2 था तो 2 नीचे आ गया, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई, थीटा सी इज इक्वल टू बीटा मैक्स प्लस 90/22 आ गया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू कि थीटा सी बीटा मैक्स 2 प्लस 90/2 कितना होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा सी विल बी इक्वल टू 45 डिग्री प्लस बीटा मैक्स बाय 2। तो कोई भी आपको अगर जो बोले फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ अ फेलियर प्लेन, तो फेलियर प्लेन अगर जो आपको कैलकुलेट करना है, दूसरी बात है जो फेलियर प्लेन आप कैलकुलेट करोगे वो कहां से करोगे, ये जो हमने एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ सॉरी जो हमारा क्रिटिकल एंगल ऑफ फेलियर प्लेन है, ये कहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं बताओ, कहां से कैलकुलेट कर रहे थे हम, ये हम कहां से कैलकुलेट कर रहे थे, हम मेजर प्रिंसिपल प्लेन से तो कैलकुलेट कर रहे थे, क्या माइनस से कर रहे थे नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि थीटा सी को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो थीटा सी की वैल्यू क्या होगी 45 प्लस बीटा मैक्स बाय 2 लिखोगे, ठीक है। बीटा मैक्स नहीं लिखना है तो बताओ क्या लिख सकते हो आप, ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है कि जो बीटा मैक्स है उसको हम लिख सकते हैं फाई, तो अगर जो फाई की वैल्यू है तो फाई लिखना, अगर जो एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी की वैल्यू है तो वो लिख देना, ठीक है। तो लेकिन इन जनरल आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे वैल्यू कि जो थीटा सी है वो हम मेजर प्रिंसिपल प्लेन के साथ से करेंगे कैलकुलेट, ना कि माइनर से। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। क्या बोलोगे कि विद द मेजर प्लेन थीटा सी विद क्या मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है ना, विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और थीटा सी की वैल्यू क्या है, थीटा सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस, या इसको फाई लिखो है ना, फाई बाय कितनी है 5/2 है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि जो हमारा फाई है दैट इज इक्वल्स टू बीटा मैक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने सारे दिए, तो बस ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होता है, जहां पे हमारा ये होता है, ठीक है। सिग्मा 1 क्या होता है, दैट इज सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। पता है आपको डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 3 तो ऑलरेडी सॉइल पे लगता है, लेकिन डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है, जो ऊपर से आप स्ट्रेस लगा रहे हो, वही सिग्मा 1 हो गया, ठीक है। माइनर कौन सा हो गया, जो 90 डिग्री में इसके मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो थीटा सी है, मतलब थीटा सी का मतलब क्या है, वो क्रिटिकल एंगल है ऑफ द फेलियर प्लेन। तो आपको अगर मैं बोलूं फेलियर प्लेन बनाने को, तो बताओ फेलियर प्लेन कैसे बनाओगे, बताओ। अरे आपको एंगल पता है
कि 45 प्लस 5/2 अगर जो आपको इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिल जाए या फिर एंगल ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन का पता हो तो आप इजीली थीटा सी निकाल सकते हो। अरे थीटा सी आ गया तो आपको क्या कैसे पता लगेगा, आप मेजर से थीटा सी को कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया थीटा सी और यहां से सीधी लाइन खींचोगे, ये हो गया फेलियर प्लेन। हुआ ना इजी अब सब कुछ, ये फेलियर प्लेन हो गया। क्लियर हो गया दोनों चीजें जो भी मैंने बताया आपको। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये वाली चीज जो है वो ध्यान में रखने वाला हमेशा। कहां से लेना है, विद द मेजर प्रिंसिपल प्लेन से लेना है हमेशा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, है ना। अगर जो इतना समझ में आ गया तो आप दो एग्जांपल है यहाँ पे। पहला एग्जांपल जो ए है, ठीक है ना, ये क्या है, सबसे पहले ऊपर स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है ए, और बी भी क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 3 मीटर में इसने क्या देखिए फाउंडेशन दे रखी है, और ये जो स्ट्रक्चर है ए जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं बिल्डिंग्स में। ठीक है ना, और एक और स्ट्रक्चर है जो कि 50 मीटर, एक और स्ट्रक्चर है जिसकी फाउंडेशन जो है वो 50 मीटर पे दे रखी है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं देखने। तो यहाँ पे देयर इज नो क्रैक्स, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, हाई क्रैक्स जो है देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो इसके नीचे की सॉइल है उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो अचीव्ड हो चुकी है, यानी जो अप्लाइड स्ट्रेस है, जो अप्लाइड स्ट्रेस है, अप्लाइड जो स्ट्रेस है वो क्या है, वो ग्रेटर देन है, किससे ज्यादा ग्रेटर है, वो ग्रेटर देन है जो भी इसकी सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ है। राइट, तो अगर जो मुझे इसका मोहर सर्कल बनाना पड़े या फिर इसका मोहर सर्कल बनाना पड़े और एक ही ग्राफ में मुझे प्लॉट करना पड़ेगा, तो आप किस तरह से प्लॉट करोगे बताओ, क्या मैं इसको किस तरह से प्लॉट करूं मैं। आई कैन से कि भाई अगर जो मुझे y और x, मुझे ये पता है कि दिस इज द टाउ, ठीक है, और मुझे यहां पे पता है कि दिस इज द सिग्मा एन, ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर फेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो मोहर सर्कल एनवलप पे टच कर रहा होगा। इतनी चीज तो हमारे क्लियर है ना कि वो मोहर कूलम फेलियर एनवलप पे क्या करेगा, वो टच कर रहा होगा। यानी इस सॉइल का अगर जो मुझे मोहर सर्कल फेलियर बनाना पड़ेगा तो मैं बोलूंगा कि एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि टच कर रहा है किसमें, मोहर फेलियर एनवलप को, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये वाला जो हमारा ए है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फेल कर रहा है। इतनी चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब सेम ही में मुझे प्लॉट करना है दूसरा स्ट्रक्चर, तो मैं उसको किस तरह से प्लॉट कर सकता हूं, मैं इस तरह से प्लॉट कर सकता हूं कि ये जो सॉइल रहेगी ये क्या रहेगी, मेरी सेफ रहेगी। ये सॉइल क्या है, मोहर फेलियर एनवलप की ये क्या रहेगी, नीचे रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, ये सेफ सॉइल है। क्लियर हो गया। तो यहां पे हम दो चीजें बोल सकते हैं कि जो भी हमारा अप्लाइड स्ट्रेस ग्रेटर देन द सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से होगा, तो शेयर स्ट्रेंथ से होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है ना, लेट अस अज्यूम कि ये बराबर वाला केस था। और अगर ये बुरा है कि अप्लाइड शेयर स्ट्रेस जो है वो ग्रेटर देन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से है, यानी जो भी आपने उसकी शेयर स्ट्रेंथ है उससे ऊपर आपने लोड लगा दिया, तो आप क्या बोलोगे, सॉइल वहां पे क्या करेगी, फेल करेगी। ठीक है, तो इतनी चीज तो क्लियर होगी। तो क्या एक मोहर सर्कल मैं अगर यहाँ पे ऐसा बनाऊं, तो एक ऐसा मोहर सर्कल जो कि इससे ऊपर लाया कर रहा है, लेट अस अज्यूम कि ये मोहर सर्कल ऐसा है, इस तरह से है, क्या ये वाला मोहर सर्कल जो सी वाला है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा रियलिटी में, क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा, बताओ। नहीं, ये क्या करेगा, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज मैंने आपको नोट पॉइंट पे भी लिखा रखी है। सो वी कैन नॉट से कि ये वाली चीज जो है एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज ये क्या है, इट इज द इमेजिनरी मोहर, इमेजिनरी क्या ये, इट इज द इमेजिनरी मोहर सर्कल। क्लियर हो गया। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि सॉइल हमारी फेल कर चुकी है और फिर भी आप स्ट्रेस जो है, अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो उससे भी ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये वाली सॉइल जनरली क्या होगी, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, इट डज नॉट, वही चीज है इमेजिनरी मोहर कर, मतलब यही है ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जाननी कि कौन सी सॉइल के लिए आप कौन सा मोहर सर्कल बनाओगे। ये जो टच कर रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो पूरा मोहर सर्कल है ये किस पैरामीटर्स को दिखा रहा है, और इन मोहर फेलियर एनवलप क्या हो गया हमारा, मोहर कूलम फेलियर एनवलप क्या हो गया हमारा। ठीक है ना, मोहर एनवलप लिखना है इसको, है ना, एनवलप, दिस द एनवलप, राइट। ठीक है, एनवलप क्लियर हो गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से, ये हमारी एक सॉइल है, ये हमारी सॉइल बी है। ठीक है ना, और क्या बता सकते हैं यहां से, इस एग्जांपल से देख के, कि जब आपने फाउंडेशन 3 मीटर पे दी और जब आपने फाउंडेशन 50 मीटर पे दी, तो आपको एक चीज पता लगनी चाहिए कि जो हमारी डेप्थ के साथ शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती है ना, वैसे ही शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। यानी 3 मीटर पे अगर जो आपने कोई भी फाउंडेशन लगाई है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई फाउंडेशन लगाई है, तो यहाँ की सॉइल के पास उतनी शेयर स्ट्रेंथ नहीं होगी जितनी की 50 मीटर पे आने वाली सॉइल के पास शेयर स्ट्रेंथ होगी। ठीक है ना, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो यहां से कि जब हम किसी भी सॉइल की बात करें तो उसकी सॉइल में जो शेयर स्ट्रेंथ है वो डेप्थ के साथ क्या करती है, बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रेंथ, तो आप बोलोगे S इज इक्वल्स टू क्या बोलोगे, C प्लस सिग्मा एन tan phi।
ये आपको बोला है C प्लस सिग्मा एन tan phi। जो यहाँ पे सॉइल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी जो सॉइल है, ये हमारी जो सॉइल है, अब इस सॉइल पे लगने वाला जो सिग्मा एन है, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा है? क्या इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे आने वाली हमारी सॉइल है, जो यहाँ पे आने वाली हमारी सॉइल है, क्या यहाँ पे आने वाली जो सॉइल है उसमें जो सिग्मा एन लग रहा है वो ज्यादा है कि कम है? बताओ, ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? तो डेफिनेटली यू विल से कि बी में सर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का जो सेल्फ वेट है, सॉइल का जो खुद का सेल्फ वेट है, और यहाँ पे जो सॉइल का सेल्फ वेट है, यानी 3 मीटर पे आने वाली जो भी सॉइल है उसका 3 मीटर का सेल्फ वेट होगा, 50 मीटर में आने वाली जो सॉइल है उसकी 50 मीटर का सेल्फ वेट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो सिग्मा एन की वैल्यू है वो सिग्मा एन ए जो है वो लेस देन है देन द सिग्मा एन बी। इतनी चीज तो क्लियर है हमारे को। अगर मैं बात करूं यहाँ की सॉइल सैंड है तो कोहेजन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ होगी वो ऑल इन ऑल किस पे डिपेंड करेगी? एक तो उसके नॉर्मल पे डिपेंड करेगी और साथ में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगी। अब जब मैं बात कर रहा हूं डेप्थ की, तो डेप्थ बढ़ने पर क्या हो रहा है? हमारा जो सिग्मा एन है इसको हम सिग्मा एन से भी लिखते हैं, कई बार हम इसको सिग्मा डैश से भी लिखते हैं। ये चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताई है। तो जब हम सिग्मा डैश को देखते हैं तो सिग्मा डैश भी क्या कर रहा है? बढ़ता रहता है। और ऐसी सॉइल का जो शेयर स्ट्रेंथ भी क्या करेगा? वो भी इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज यहां पे जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगी, जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी? कंपैरेटिवली टू द ए, वो भी यहां पे क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए जो 50 मीटर की डेप्थ पर जो हमारी सॉइल है इसकी शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दिस 3 मीटर, मतलब उस सॉइल की जो 3 मीटर के नीचे लाई करती है। क्लियर हो गया दोनों? और क्या रीजन हो सकता है? एक तो रीजन शेयर स्ट्रेंथ का हो गया, नॉर्मल सिग्मा एस का हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ज्यादा डेप्थ वाली जो सॉइल है ये ज्यादा क्या हो, ये फुल्ली कंसोलिडेटेड होगी कि नहीं? ऊपर से इतना हमारा प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से क्या हो सकती है? ये फुल्ली कंसोलिडेटेड हो सकती है। अगर ये फुल्ली कंसोलिडेटेड होगी तो इनके जो पार्टिकल्स है ना वो टाइटली पैक्ड होंगे। क्या होंगे? यहाँ के पार्टिकल जो 50 मीटर की डेप्थ है, यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स है वो टाइटली यानी क्लोजली पैक्ड होंगे, है ना? क्लोजली क्या होंगे? वो पैक्ड होंगे। तो सॉइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां होगी? जहां पे हमारे जो पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है जितने कि 50 मीटर में है। तो क्या वो ये वाली सॉइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि बी वाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो आप ये चीज समझ सकते हो कि कौन सी वाली सॉइल हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है ना? तो ये वाली सॉइल जो है हमारी रिलेटिवली, इसके रिलेटिव में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं आप सब कुछ कि एक तो शेयर स्ट्रेंथ, अच्छा ऐसे बोल सकते हैं कि ओवरबर्डन प्रेशर जो है वो ज्यादा है यहाँ पे, है ना, एज कंपेयर टू द सेक्शन ए। सेक्शन बी में ओवरबर्डन प्रेशर भी ज्यादा है। दूसरा, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस भी ज्यादा है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस भी क्या है हमारी ज्यादा है, जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेंथ भी क्या है ज्यादा है। ठीक है ना? और डीप फुटिंग की जो डिजाइन है उसमें हमें चाहिए क्या? स्ट्रॉन्ग सॉइल। और स्ट्रॉन्ग सॉइल के लिए हमें जो हमारी सॉइल है वो वहां पे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। तो इतनी चीज तो पता है। तो फुटिंग के लिए बेटर वाली कौन सी रहेगी? क्या 3 मीटर वाली बेटर रहेगी या 50 मीटर वाली बेटर रहेगी? तो डेफिनेटली जो 50 मीटर वाली जो हमारी फुटिंग रहेगी वो क्या रहेगी? ज्यादा सही रहेगी। ठीक है ना? तो दोनों एग्जांपल से आप बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जा सकते हो, किस तरह से ड्रॉ करने हैं मोहर सर्कल, मोहर फेलियर एनवेलप से रिलेटेड, और बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। इतना समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कि अभी मैंने आपको फेलियर एनवेलप के बारे में बताया था, मोहर कूलम फेलियर एनवेलप के बारे में बताया था। मैंने बोला था कि सैंड में ये जनरली स्लाइटली सी कर्व भी आती है और लीनियर आती है जनरली। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे हमने सिग्मा एन को इंक्रीज किया है वैसे वैसे फाई भी क्या करता है? हमारा इंक्रीज करता है। और यू नो वेरी वेल कि फाई यहाँ पे क्या है? बीटा मैक्स जो है, यानी जो हमारा एंगल ऑफ ऑब्लिगिटी है वही क्या है? यहाँ पे देखो मैंने लिखा है ना, इट इज द फाई। तो जैसे जैसे आप सिग्मा एन को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे हमारा फाई भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। लेकिन जनरली जो है ये इनफाइनाइट तक, मतलब अगर जो थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सॉइल हमारी क्या कर जाती है? एक पॉइंट पे जहां पे सिग्मा एन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो वहां पे क्या कर जाती है? वो फेल कर जाती है। तो बस एक बात याद रखना कि वो इंक्रीज तो करती है, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट इंक्रीज कर सकती है, लेकिन जनरली आप देखोगे तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे सॉइल क्या कर जाती है? क्रश कर जाती है। अदरवाइज इनकी रिलेशनशिप लीनियर ही है और इसी तरह से इंक्रीज भी करते हैं। पर ये तो बात होगी सैंड की। सैंड में ऐसा होता है। और क्या बोला था मैंने कि जो y का इंटरसेप्ट है, यानी जो y एक्सिस, यानी जो टाउ यहां पे हम दिखा रहे हैं, किस पे दिखा रहे हैं? y एक्सिस पे दिखा रहे हैं। इसका जो भी इंटरसेप्ट होगा या फिर इसका जो भी कट होगा उसको हम सी बोलेंगे। जैसे कि अगर मोहर फेलियर एनवेलप हमारा यहां से शुरू होता ना, तो यहां से लेकर यहां वाला पॉइंट क्या बोलते हैं हम? उसको हम सी बोलते हैं, और ये सी होता। और अगर जब मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता हमारा? ये वाला पॉइंट जो है इट विल बी द फाई। समझ में आ रहा है ना? मैंने क्या बोला कि y एक्सिस का कट इन अ मोहर सर्कल इज बीइंग नोन एज अ कोहेजन, लेकिन वी नो दैट कि सैंड में कोहेजन तो होता ही नहीं है ना, ये हमने बोला। और फाई जो है वो किसमें प्रेजेंट होता है? फाई वहां प्रेजेंट है जहां पे सैंड है। फ्रिक्शनल एंगल किसमें है? जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से आ रही है? वो इसकी वजह से आ रही है बिकॉज जो हमारे पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है एक दूसरे के साथ। नहीं भी पैक्ड है तो वो एक दूसरे के साथ पैक्ड तो है, लेकिन क्ले में क्या हो रहा है? उसी के बीच में आ जाता है पानी, जिसकी वजह से क्या होता है? एक जो इफेक्टिव जो हमारा ग्रेन साइज, जो हमारा ग्रेन है, ग्रेन टू ग्रेन जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, वही क्या हो जाता है? नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट इज वाई क्ले में हम क्या बोलते हैं कि फाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। किसमें? क्ले में। ये चीज मैंने आपको पहले बता रखी है। तो मोहर कूलम फेलियर किस तरह से बनेगा, कैसे बनेगा, वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्ले के लिए भी। ठीक है ना?
जैसे हमने सैंड की बात की है वैसे हम क्ले की भी बात करेंगे कि भाई क्ले के बारे में बताओ सर हमारे को। तो जब हम क्ले के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टाउ एफ है, टाउ एफ जनरली क्या है कि ये शेयर स्ट्रेंथ है एट द टाइम ऑफ द फेलियर ऑन अ फेलियर प्लेन, ठीक है। और इसको मैंने क्या बोला था, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ अ क्ले, इन द केस ऑफ अ क्ले, ये जो हमारा टाउ एफ होता है ना, यही बराबर हो जाता है टाउ मैक्स के। और ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि मोहर सर्कल जो है वो टाउ मैक्स नहीं होता है। मोहर सर्कल क्या है बेसिकली, मोहर सर्कल जो है वो कॉम्बिनेशन है, मोहर फेलियर एनवलप जो है, मोहर कूलम फेलियर एनवलप जो है वो है क्या, जनरली वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। किसका यूनिक कॉम्बिनेशन है, किसका यूनिक कॉम्बिनेशन, वो सिग्मा एन एंड टाउ का है, नॉट टाउ मैक्स का, ठीक है ना, वो टाउ मैक्स का नहीं है। अब क्वेश्चन तो होता है सर आपने इतना तो बोल दिया, इतनी बार आपने बता दिया था कि टाउ मैक्स का नहीं होता है, टाउ मैक्स पे मत बनाना, तो फिर ये क्लेम ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो जो केस था ना वो हमारा सैंड का था। ये किसका केस है हमारा, ये केस ही हमारा किसका, ये केस है हमारा क्ले का, ठीक है ना। तो केस हमारा क्ले का है, तो क्ले की ही बात होगी। वो जो पीछे की बात थी, यानी यहां से लेकर यहां तक जो भी हमारी पीछे की बात थी, वो किसके लिए थी, वो थी हमारी सैंड के लिए। और अब जो बात होगी वो किसके लिए बात होगी, क्ले के लिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये पता होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी जो चीज मैंने बताई है वो सभी पे लागू होती है। मैं आपको लिख के बता दूंगा वहां पे कि वो चीज जो है वो सभी के लिए लागू होती है, और वो चीज को आप हमेशा फॉलो करना। समझ में आया आपको? तो जब हम इसके लिए बनाते हैं ना, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, क्ले को लेते हैं, फिर उसमें हम ट्रायक्सियल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हम मोहर सर्कल एनवलप जो है वहां पे उसके लिए ड्रॉ करते हैं। समझ में आया? तो हम इसलिए ड्रॉ करते हैं, फिर हमारे को पता चलता है क्या कि जो हमारी क्ले है, क्ले के लिए जब मैं शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करना चाहूं तो बताओ मुझे कि फाई की वैल्यू अगर जो 0 है, तो फाई की वैल्यू अगर जो हमारी 0 है, तो शेयर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू किसकी हो जाएगा, कि शेयर स्ट्रेंथ यानी टाउ विल बी इक्वल्स टू टाउ। यहां पे शेयर स्ट्रेंथ देख सकते हैं, हमारे पता है कि सी पे भी डिपेंड करता है और सिग्मा टेन फाई पे भी डिपेंड करता है ना, शेयर स्ट्रेंथ इन दोनों पे डिपेंड करती है। अब मैं बोल रहा हूं कि जब हम बात करें क्ले की, तो क्ले में फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एस इज टू सी प्लस सिग्मा एन मल्टीप्लाई बाय टेन फाई की वैल्यू 0 थी, तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कोहेजन पे डिपेंड कर रही है ना, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करी, कोहेजन पे डिपेंड करी है। यानी मैं जितना भी सिग्मा एन बढ़ा दूं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, अनड्रेन्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, अनड्रेन्ड। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अनड्रेन्ड जनरली है क्या, उसके लिए आपको बिल्कुल कनेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा। मैंने बोला था कि अनड्रेन्ड कंडीशन वो कंडीशन है जहां पे पानी ड्रेन नहीं हुआ है, ठीक है ना, वही चीज होती है। अच्छा, तो उसकी बात करेंगे तो जो हमारी शेयर स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट किस पे डिपेंड करती है, उसकी कोहेजन पे, यानी पार्टिकल से लेकर दूसरे पार्टिकल में चिपकने की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसी पे डिपेंड करेगी क्या, क्ले के पार्टिकल्स। और क्ले की जो रेजिस्टेंस है वो कहां से आ रही है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किस कहां से आ रही है, हमारी कोहेजन की वजह से आ रही है। इतना क्लियर हो गया? तो अब मैंने क्या किया कि मैंने क्ले का सॉलिड लिया, ठीक है। अब ये क्ले के सॉलिड का जो नेचर है वो नेचर तो सेम है, नेचर चेंज नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया कि मैं सिग्मा एन को इंक्रीज कर रहा हूं, जो भी ऊपर से सिग्मा जैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है ना, सिग्मा 1 सिग्मा 3 तो ऑलरेडी लग रहा है, तो सिग्मा 1 को मैंने चेंज किया। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे उनकी वैल्यूज निकाल दी और उन वैल्यूज के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मोहर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम कि मैंने ये मोहर सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इसकी मैंने क्या कर दिया, रेड पेन से मैंने इसे दिखा दिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सिग्मा 3 पे, एक पर्टिकुलर सिग्मा 1 पे मेरे को क्या मिला, ये मोहर सर्कल मिला, ठीक है। अब मुझे क्ले के लिए क्या बनाना है, मोहर कूलम फेलियर एनवलप बनाना है, मोहर कूलम फेलियर एनवलप मुझे ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इस सैंपल में दोबारा से लोड को चेंज करना पड़ेगा। और जब मैंने दोबारा से लोड को चेंज किया तो मैंने क्या देखा कि मुझे ना एक मोहर फेलियर एनवलप मिल रहा है, लेकिन ये मोहर फेलियर एनवलप ना बिल्कुल सेम टू सेम मुझे इसी की तरह मिल रहा है, सेम टू सेम मुझे इसी की तरह क्या मिल रहा है, मोहर फेलियर एनवलप मिल रहा है। तो मोहर फेलियर एनवलप मेरे को इसी तरह से मिल रहा है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, जैसा भी आया, जो भी आया मान लेते कि ये आ गया। फिर मैंने क्या कर दिया, दोबारा से चेंज कर दिया, क्या मैंने दोबारा से कर दिया यहाँ पे चेंज लोड वगैरह, और दोबारा से मैंने क्या कर दिया, लोड वगैरह चेंज कर दिया। और फिर से मैंने मोहर सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर से मुझे मोहर सर्कल सेम सा मिला, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मोहर फेलियर एनवलप, मोहर सर्कल जो है वो मुझे सेम ही मिल रहा है। फिर अच्छा ये 3-4 मुझे मिल गए, ये डिफरेंट सिग्मा 3 पे है ना, और ये डिफरेंट सिग्मा 1 पे है, ये डिफरेंट सिग्मा 3 पे है, और ये भी डिफरेंट सिग्मा 1 पे है। तो हमने कहा कि चलो आ गया भाई, हमें क्या है, हमें तो बनाना है क्या, मोहर फेलियर एनवलप बनाना है। तो इनका अगर जो मैं टच करते हुए एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इन सबका टच करते हुए एक कॉमन टेंजेंट अगर जो मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। यार ये क्या हो गया, हमने तो बोला था कि जो हमारा क्ले है, जो हमारा मोहर फेलियर एनवलप है वो तो लीनियर है, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखती है तो ये भी स्ट्रेट लाइन, पर ये क्या दिख रहा है मुझे, हॉरिजॉन्टल फेलियर मोहर कूलम
फेलियर, मोहर कूलम फेलियर एनवलप जो है, एनवलप जो है वो मुझे क्ले में क्या देखने को मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिल रही है। और मैंने बोला था कि जो y का इंटरसेप्ट होता है वही क्या होता है, c होता है। सो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है, कोहेजन की वैल्यू है यहां से लेकर यहां तक, तो ये वैल्यू क्या होगी, c होगी। लेकिन यहां पे फाई की वैल्यू क्या आ रही है, फाई बेसिकली था क्या, आप ध्यान से देखोगे तो फाई जनरली अगर जो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है तो आपको दिख जाएगा कि जो फाई है वो क्या है, फाई बेसिकली क्या है, वो एक एंगल है, कहां से लेकर कहां तक का एंगल है, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। यानी यहां पे तो हमारे को दिख रहा था, क्यों दिख रहा था हमारे को यहां पे, और यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है क्ले में, क्ले में क्यों नहीं दिख रहा हमारे को फाई, क्योंकि जनरली जो हमारा क्या है, क्ले का केस है, क्ले के केस में हम जानते हैं कि फाई क्या होता है, 0 होता है। यानी जितनी भी उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, सी पे डिपेंड कर रही है। तो एक चीज तो ये प्रूव होगी, है ना। दूसरा, अगर जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देखूं तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है क्या, एक मोहर सर्कल के ये टॉप मोस्ट पॉइंट है क्या, इट इज द टाउ मैक्स, है कि नहीं, ये सारे क्या है, दीज आर द टाउ मैक्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो टाउ एफ एफ है दैट इज इक्वल्स टू एस और दैट इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स इन द केस ऑफ क्ले, इन द केस ऑफ क्ले। तो अब क्या हो गया, अब इसको समझना जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया कि मैंने क्ले के लिए ड्रॉ किया, शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू कोहेजन पे डिपेंड कर रही है, टाउ एफ एफ को टाउ मैक्स से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यहां पे इन द केस ऑफ अ क्ले ओनली। सैंड में मुझे फाई मिल रहा था बिकॉज जो उसकी शेयर स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे कर रही थी, फाई पे कर रही थी, कोहेजन पे डिपेंड नहीं कर रही थी। तो कोहेजन का जो कट था वो 0 था, ओरिजिन से शुरू हो रहा था और फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ मुझे क्या कर रही थी, मिल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सॉइल पे बात की, कोई भी सॉइल पे ली, उसका नेचर मैंने चेंज नहीं किया, जो भी उसका नेचर था, फुली सैचुरेटेड का केस था, उसमें जितनी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी क्या थी, सेम ही थी। तो यहां पे लेकिन क्ले के केस में मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिल रही है, लेकिन वहां पे मुझे सैंड में क्या देखने को मिल रही थी, एक तरह की स्ट्रेट लाइन देखने को मिली थी। यानी हमारा टाउ और सिग्मा एन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप मुझे देखने को मिल रहा था, है ना। ये लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास यहां पे आ रहा था। जब मैं फेलियर एनवलप की बात कर रहा हूं, और फेलियर एनवलप जो है वो मैंने कहां पे देखा, डिफरेंट स्ट्रेस की वैल्यूज पे देखा। डिफरेंट स्ट्रेस की वैल्यू के साथ जब मैंने उसे देखा तब भी मुझे ये पता चला कि जो मोहर फेलियर एनवलप है वो अनचेंज है। वो क्यों अनचेंज है, क्योंकि जो हमारा फेलियर एनवलप है ना वो सॉइल की मटेरियल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी जो इसकी इंट्रिंसिक शेयर स्ट्रेंथ क्राइटेरियाज है, सॉरी शेयर स्ट्रेंथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी शेयर स्ट्रेंथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। आपको मैंने ये चीज पहले भी बता रखी है कि जो हमारा फेलियर एनवलप है वो सॉइल की मटेरियल की जो इंट्रिंसिक शेयर स्ट्रेंथ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनको रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा एक तो कोहेजन को रिप्रेजेंट करता है और फाई को रिप्रेजेंट करता है कौन, फेलियर एनवलप। इतनी चीज तो पता है, और इन्हीं पे क्या करता है वो डिपेंड करता है, ना कि किसी स्ट्रेस की वैल्यूज पे वो डिपेंड करता है। जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना फेलियर एनवलप पे, तो जो फेलियर एनवलप है तो फेलियर एनवलप जो है सॉइल की जो स्ट्रेंथ की मटेरियल है, मटेरियल की जो शेयर स्ट्रेंथ लिमिट को डिफाइन कर रहा है। ये एक तरह की क्या है, बाउंड्री है जिसके अंदर क्या है स्ट्रेस जो है, जिसके अंदर अगर जो हमारा मोर सर्कल रहेगा तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा, और बाउंड्री के अगर जो बाहर रहेगा तो वो क्या होगा, फेलियर की तरह दिखेगा। यानी इन जनरल क्या बोल सकते हैं कि जो फेलियर एनवलप है वो सॉइल की मटेरियल की जो शेयर स्ट्रेंथ की लिमिट को डिफाइन करता है। इतना तो क्लियर है ना आपको, मैंने मोहर फेलियर एनवलप के बारे में बताया। तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं कि जो स्ट्रेस की वैल्यू है हर स्टेट में, जो स्ट्रेस की वैल्यू है ना हर एक केस में, फॉर एग्जांपल ए बी सी, वो वेरी कर सकती है, वो ना सारी की सारी क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। लेकिन क्या इस सॉइल की जो मटेरियल, ये जो सॉइल है, इस सॉइल का जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो पैरामीटर्स है वो चेंज होंगे? क्या सी और फाई इसका चेंज होगा? डेफिनेटली नॉट। इसका सी और जो फाई है वो क्या है, एक तरह की वो ऐसी प्रॉपर्टी है, यानी ऐसे पैरामीटर्स है जो स्टेबल रहते हैं हर स्ट्रेस की स्टेट, यानी जो डिफरेंट लोडिंग मैंने की है, लोडिंग या फिर कंडीशन के लिए जो सॉइल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टाउ फाई। जो उसकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है और जो उसकी कोहेजन है वो क्या हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं फॉर द डिफरेंट सॉइल के लिए। लेकिन अगर जो मैं किसी भी सॉइल का नेचर चेंज नहीं कर रहा हूं तो शेयर स्ट्रेस के जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि कोहेजन और जो फ्रिक्शन है वो एक ही मटेरियल में लार्जली क्या करते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसलिए अगर जो सॉइल का नेचर हम सेम रख रहे हैं तो सॉइल में आने वाले सी और फाई सेम रहेंगे। और मोहर सर्कल फेलियर एनवलप किस पे डिपेंड करता है, वो होली डिपेंड करता है सी और फाई पे। समझ में आया अब आपको? अब चीजें और भी ज्यादा कनेक्ट होती रहेगी जैसे जैसे मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो फेलियर एनवलप की जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी मैथमेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि मैथमेटिकली तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि इक्वेशन वाइज अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मोहर फेलियर एनवलप की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी। ये चीज आपको पहले ही पता है, लेकिन इसका मतलब क्या था वो इंपॉर्टेंट था कि जो शेयर स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे कर रही है, सी पे और सिग्मा एन पे। और किसी भी सॉइल की जो शेयर की लिमिट है उसको कौन डिसाइड करेगा, उसको कौन दिखा रहा है हमें, उसे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वो एनवलप दिखा रहा है।
क्लियर हो गया आपको ये दोनों चीजें? किस तरह से मैंने बात बताई कि स्ट्रेस की हर एक स्टेट में चेंज हो रही है, लेकिन इट डज नॉट मैटर, फेलियर एनवलप उसकी स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? C और phi पे डिपेंड कर रहा है। तो क्ले में होली कोहेजन पे डिपेंड करता है, और किसी भी फुल्ली सैचुरेटेड जो हमारी क्ले है, उस फुल्ली सैचुरेटेड क्ले में जो कोहेजन होगा वो तो सेम रहेगा, यानी मॉलिक्यूलर की बीच की जो भी अट्रैक्शन है वो तो सेम रहेगी थ्रू आउट, वो तो चेंज नहीं हो रही है, वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर जो वो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोहेजन इज नॉट बीन चेंजिंग। लेकिन मैंने क्या बोला था, अब आप बोलो कि सर कोहेजन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सिग्मा एन और फाई जो है वो चेंज हो रहा है। डेफिनेटली ऊपर से आने वाला लोड क्या है? सिग्मा एन है। अगर सिग्मा एन में चेंज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो फाई में भी क्या देखने को मिलेगा? चेंज देखने को मिलेगा। दैट इज वाई वहां के केस में हमारे पास जो एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलता था, लेकिन कोहेजन में ऐसा कुछ भी केस नहीं है। सिग्मा एन को आप जितना भी बढ़ाओ वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कोहेजन पे ही डिपेंड करेगा, उसकी शेयर स्ट्रेंथ को। और उसकी शेयर स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स कौन दिखाएगा? मोहर फेलियर एनवलप दिखाएगा। और शेयर की लिमिट जो है वो हमारे को कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो मोहर फेलियर एनवलप ही हमारे को उसकी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई जो मैंने बोला। तो इस केस में यानी क्ले के केस में मुझे जो दिखती है वो क्या दिखती है? सिर्फ कोहेजन दिखती है, और कोहेजन के हिसाब से ही हमारा क्या होता है, आगे के सारे पॉइंट्स जो है वो बनते हैं। तो मोहर फेलियर एनवलप कहां मिलेगा मुझे? हॉरिजॉन्टल मिलेगा। क्यों मिलेगा हॉरिजॉन्टल? बिकॉज सी तो चेंज नहीं हो रहा है, सी के पैरामीटर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज वेदर यू इंक्रीज एनी स्ट्रेस स्टेट, जो भी आप उसकी स्ट्रेस की स्टेट को चेंज कर रहे हो, हमारे को वो क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोहर फेलियर जो क्राइटेरिया है उसमें क्या बोल सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई पे डिपेंड कर रहा है। फाई जो है वो 0 है, तो शेयर स्ट्रेस जो है वो कोहेजन पे डिपेंड करती है होली। ठीक है, और जो पैरामीटर है, कौन कौन से पैरामीटर्स? सी एंड फाई जो है, यानी फाई क्या है? इट इज द फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शनल एंगल, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। इसीलिए एनवलप सेम लेयर्स को शो करता है, अलग अलग स्ट्रेस स्टेट के लिए भी, स्टेट के लिए भी। ठीक है, समझ में आया? और क्या लिख सकते हैं इसमें साथ साथ में नोट पॉइंट में ध्यान में रखने, क्योंकि मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा फेलियर एनवलप है इसको पूरा लिखना है ना। फेलियर जो एनवलप है वो मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ, इसको पूरा लिखना है ना। शेयर स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है, को डिफाइन करता है, जो क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फेलियर एनवलप है वो किसको दिखा रहा है? वो शो भी करता है हमारा मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को। ठीक है, समझ में आया? तो डिफरेंट स्ट्रेस वैल्यू पे भी जो हमारे स्ट्रेंथ के पैरामीटर है वो भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डिफरेंट स्ट्रेसेस है, डिफरेंट स्ट्रेसेस वैल्यू देने पर भी फेलियर एनवलप नहीं, या फिर ऐसे बोलते हैं अनचेंज, है ना। फेलियर अनचेंज्ड है, क्योंकि क्या है? क्योंकि वो सॉइल स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पर बेस्ड है, क्लियर हो गया? ठीक है ना। और सॉइल की मटेरियल की जो सॉइल या फिर जो मटेरियल है, सॉइल या जो मटेरियल है और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी वो स्टेबल रहेगी, तब तक एनवलप का शेप भी स्टेबल रहेगा। तो समझ में आया क्ले में क्यों आता है ये? हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोहर फेलियर एनवलप क्यों आता है? ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। कोई भी अगर जो आपको ऑब्स्टिक्यूटी है तो आप एक बार से फिर से देख लेना इसको वीडियो को, क्योंकि मैंने अच्छे से लिख भी दिया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना ताकि आपको समझ में आए। आज आपको समझ में आ रहा है, परसों आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हिंदी में दोबारा लिखता हूँ। कई बच्चे सोचते होंगे कि क्यों लिखता है सर इतना ये, तो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कई बार बच्चों को क्या होता है, अभी पढ़ने में ईजी रहता है, कुछ बाद में जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बाद में आपको समझ नहीं आएगा वो चीज है। तो आपको क्ले के बारे में पता लगे कि वाई मोहर फेलियर एनवलप जो है वो लीनियर नहीं रहता है थ्रू, वो कई बार चेंज भी होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखने को मिलता है। सी और फाई, हमारे पास फाई 0 था, लेकिन सिल्ट के केस में जो सी है और जो फाई है वो दोनों रहता है, सी और फाई दोनों रहता है। तो इस वजह से हम अब सिल्ट के लिए करेंगे,